मिनरल रिसोर्सेज। अब मिनरल रिसोर्सेज के बारे में अपने चैप्टर को शुरू कर। बहुत ज्यादा जब कोई मैटर, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक, हीट या प्रेशर का उसके ऊपर दबाव पड़ता है, तो ऐसे में उसमें जो है चेंजेस आते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होता है, बदलाव आता है और एक खास तरह की स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है एक्वायर कर लेता है। ऐसे मैटर को हम मिनरल कहते हैं। अब यहाँ दिया गया है क्लासिफिकेशन मिनरल्स। तो मिनरल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी रिसोर्स। सबसे पहले आता है मेटालिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम मेटालिक मिनरल्स। जैसे आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक, टिन, मरकरी, प्लैटिनम, ये सब एग्जांपल्स हैं मेटालिक मिनरल्स के। फिर आते हैं आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो एक तरह से बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहे जाते हैं, जैसे डायमंड, जेमस्टोन, सल्फर, माइका, पाइराइट्स, फॉस्फेट, पोटैश, फ्लोस्पार, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, काओलिन, रॉक फॉस्फेट, ये सब जो है आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स में आते हैं। थर्ड हो गया आपका एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्सेज वो मिनरल्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उसको एनर्जी रिसोर्स, जैसे कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब के सब एनर्जी रिसोर्स। अब धरती की जो सतह है, अंदरूनी सतह है, उसमें मिनरल्स कभी भी प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते, उनके साथ कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, इसीलिए हम उनको ओर्स कहते हैं। जैसे कि आयरन, जो मिनरल्स हमें रॉक्स से मिलते हैं, खास तौर से वो होते हैं कंपाउंड फॉर्म में, यानी उनके साथ कोई ना कोई और एलिमेंट मिक्स होता है। इसीलिए जब इन ओर्स की रिफाइनिंग होती है, तब जाके मिनरल्स हमें हमारी प्योर फॉर्म में मिलते हैं। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या होती हैं मिनरल रिसोर्सेज से संबंधित और उनकी रेमेडी क्या है। करोड़ों साल लग जाते हैं, तब जो प्रक्रिया होती है उससे हमें जो है मिनरल्स मिलते हैं, यानी मिनरल्स की जो है फॉर्मेशन होती है। मिनरल्स जो हैं तब काम के योग्य बनते हैं जब उनको जो खजानों से निकालते हैं, या जो खदानें होती है उससे जब निकालते हैं, तो वो काम के योग्य तब बनते हैं जब वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजर चुके होते हैं। लेकिन इनको इस्तेमाल के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाना आसान नहीं है, या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन हासिल नहीं करते। माइनिंग के बाद जो माइनिंग एरियाज होते हैं, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी घाटियां बन जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं, और जो इकोसिस्टम है वहां का, उस एरिया का, वो भी काफी हद तक बदल जाता है। अब हम जो मिनरल्स हैं उनको ओरिजिनल फॉर्म में तो ला नहीं सकते, लेकिन अगर हम उनको रिसाइकिल करें तो मिनरल्स को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो माइनिंग एक्टिविटीज माइंस के अंदर, उनको भी कम कर सकते हैं अगर हम उन्हीं मिनरल्स को रिसाइकिल करके दोबारा से इस्तेमाल करें। बड़ी बड़ी वैलीज जो है वो फॉर्म हो जाती है माइनिंग एरिया में, तो ऐसे में लैंड का लेवल होना बहुत जरूरी है, और ये जो है तभी हो सकता है जब जो लॉज उससे संबंधित है उसको सही रूप से लागू किया जाए। माइनिंग को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां का, या जो ड्रेनेज पैटर्न है, पर कम असर आए, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट्रेशन होता है उसे भी कंपलसरी कर देना चाहिए, कि जो जंगल है उनको आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड है यूज ऑफ मिनरल एंड नेचुरल गैस से, और उनकी क्या रेमेडी। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब के सब वातावरण को दूषित करते हैं। कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में या बड़े बड़े जो ऑयल टैंकर्स होते हैं उसको क्लीन करने के लिए ओशन में ऑयल जो है वो ओशन में लीक कर जाता है। तो ऐसे में जो समुद्र की सतह है उस पर एक थिक लेयर ऑफ ऑयल जो है वो फॉर्म हो जाती है, और इसके कारण वहां का जो मरीन वेजिटेशन है, प्लैंक्टन जो होते हैं, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो कि सतह पर सांस लेने के लिए आते हैं, या तो वो इधर मर जाते हैं या फिर उनकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा सीरियस असर होता है। जो कॉन्टिनेंटल का शेल्फ एरिया है, वहां कई बार ऐसा होता है, किसी मिनरल ऑयल के कारण जो सरफेस के पास होता है, वहां पर जो सन की रेज है वो पानी के अंदर बहुत डीप नहीं जा पाती, तो वहां के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। नेचुरल गैस एकदम से बाहर निकल आती है,
और जब उसमें आग लगती है तो बहुत ज्यादा डैमेज जो है सराउंडिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको होता है। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और प्रॉब्लम क्या है कि जो सोर्सेज है मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के वो बहुत सीमित हैं। तो ऐसे हालात में अगर जो एनर्जी सोर्स ये वाले हैं इनके ऊपर डिपेंडेंस कम कर दी जाए, उसकी जगह अगर हम अनकन्वेंशनल एनर्जी दें तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मिनरल कोल जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है थर्मल पावर स्टेशन में और ब्लास्ट फर्नेस। अब ऐसे में जब कोल का इस्तेमाल होता है तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड ये सब निकलती है जो कि पॉल्यूट करती है एटमॉस्फेयर को। ये गैसेस बहुत हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इसलिए इनका जो एक इस्तेमाल है उसको रोकना बहुत जरूरी है। ऐसी टेक्निक डेवलप करनी चाहिए कि ये जो हार्मफुल गैसेस हैं जब इनका इस्तेमाल हो जाए ये खत्म हो जाए या जैसे फिनिश हो जाए। सोलर एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल और जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए बजाय कोल के। फिर आता है आपका ओशियानिक रिसोर्सेज, ये करते हैं अगले वीडियो।